औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ नाजरीन, आज हमारी टीम मौजूद है आरिफ कॉलोनी में। आरिफ कॉलोनी वही है जहाँ से नूह सिद्दीकी का ताल्लुक है। नूह सिद्दीकी ने सन 2018 में यूपीएससी में टॉप करके इस आरिफ कॉलोनी को ना सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर किया था। आज इसी मशहूर आरिफ कॉलोनी में आरिफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन होने जा रहा है और हम बात करने वाले हैं नूह सिद्दीकी के वालिद मोहम्मद शोएब सिद्दीकी साहब से और उनका पैनल अमानत पैनल इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कंटेस्ट कर रहा है। आज हम इनसे बात करेंगे, इनसे इनके मंशूर के ऊपर। आइए मुलाकात करते हैं मोहम्मद शोएब सिद्दीकी साहब से। न्यूज़ वन औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है जनाब शोएब सिद्दीकी साहब और इनका पैनल जो कि आरिफ कोऑपरेटिव प्लॉट हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा है। आइए जानते हैं तफसीलात। सर, आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ वन औरंगाबाद में। सबसे पहले तो हम आपके पैनल का तारुफ जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अमानत पैनल जो 22 फरवरी को आरिफ कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी में इलेक्शन लड़ने जा रहा है, इसके मेंबरान में मोहम्मद शोएब सिद्दीकी यानी मैं खुद हूँ। मैं काबिश फाउंडेशन नाम का इदारा चलाता हूँ, जहाँ पर यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे और बैंकिंग की जो तलबा है वो कोचिंग हासिल करते हैं। इसके अलावा मेरे साथ शेख अबरार अहमद है जो रिटायर स्टेनोग्राफर है, इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर है आईटीआई के। उसके बाद मेरे साथ मुमताज़ हसन सिद्दीकी साहब है जो रिटायर असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। उसके अलावा रिटायर पीए टू जज है। शौकत सालारी साहब है जो रिटायर इंजीनियर है एमएससीबी के। उसके अलावा काजी मोहम्मद मसलिउद्दीन साहब है जो सर काजी के नाम से मशहूर है और जो रिटायर्ड टीचर है होरी क्लास के, और अभी एडमिनिस्ट्रेटर है बून इंग्लिश स्कूल के। उसके बाद मेरे पास सैयद असगर है जो सर्विस करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। मेरे साथ इंसाफ आलम सिद्दीकी भी है जो बिजनेसमैन है। इसके बाद मेरे साथ विकारुन्निसा सिद्दीकी मेरे पैनल में शामिल है जो रिटायर्ड टीचर है। निखत सुल्ताना है जो बिजनेस पर्सन, जो घरेलू खातून भी है और उनका अपना बिजनेस भी है। उसके बाद सैयद कमरुन्निसा बेगम है जो एसबीआई के अंदर ऑफिसर बोल के पोस्ट से रिटायर हुई है। ऐसे कुल 10 मेंबर है अमानत पैनल में, और इस पैनल की निशानी हवाई जहाज है। हवाई जहाज है। सर, ये तो हो गया आपके पैनल की इंफॉर्मेशन। हम जानना चाहेंगे जो आपने मैनिफेस्टो में बात की है उस पर हम सवाल जवाब करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी आरिफ कोऑपरेटिव प्लॉटिंग हाउसिंग सोसाइटी का गुज़िश्ता 40 साल में दफ्तर कायम क्यों नहीं हुआ? ये तो सोसाइटी के जो जिम्मेदारान थे वही बता सकते हैं, लेकिन दफ्तर कायम होना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि दफ्तर अगर कायम ना हो तो लोगों को किस तरह पता चले कि ये आरिफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का कौन इंतजामिया है, कौन इंतज़ाम संभालता है। इसलिए दफ्तर कायम होना बहुत ज़रूरी है। और दफ्तर जो हम कायम करेंगे, हम अगर अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी दी इलेक्शन के अंदर, हमारा पैनल चुन के आता है, तो हम दफ्तर भी कायम करेंगे। न सिर्फ दफ्तर बल्कि उसको फर्नीचर और कंप्यूटर से भी आरास्ता करेंगे ताकि हमारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाए। और सर, ये जो प्लॉट ट्रांसफर का तरीक़ेकार होगा वो कैसा होगा? ये प्लॉट ट्रांसफर में जो हम खुला प्लॉट ट्रांसफरेंसी रहेगी इसके अंदर। प्लॉट ट्रांसफर करते वक्त सेक्रेटरी, चेयरमैन, ट्रेजरर और 2 मेंबरान की मौजूदगी लाजमी रहेगी। बेचने वाले खरीदने वाले तो रहेंगे ही, लेकिन ये 2 मेंबरान, 5 मेंबरान लाजमी तौर पे इनकी मौजूदगी में ही, इनकी सिग्नेचर से ही प्लॉट ट्रांसफर होगा। और सर, उसकी फीस का कैसा रहेगा? ट्रांसफर की फीस जो मुकर्रर की गई है वो फीस हम लेंगे, और वो भी चेक के जरिए लेंगे, कैश नहीं लिया जाएगा। और सर, जैसा कि देखने में आया है मौजूदा वोटर लिस्ट में बेशुमार गलतियां हैं। मौजूदा जो वोटर लिस्ट है ये गलतियों का पुलिंदा है। ये वोटर लिस्ट सेक्रेटरी और चेयरमैन की तरफ से दाखिल की गई है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऑफिस के अंदर। इसमें बेशुमार गलतियां हैं। मसलन इसके अंदर 22 ऐसे लोग हैं जो प्लॉट होल्डर तो है लेकिन सोसाइटी के मेंबर नहीं है जी। इसके अलावा कई प्लॉट ऐसे हैं ये दूसरों के नाम पे हो गए। प्लॉट एक का है, नाम दूसरे का आ गया है। कई मेंबर ऐसे हैं जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर तो है लेकिन लीज में उनका नाम नहीं है। जी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे एक्स चेयरमैन मरहूम, वो 2 प्लॉट के मालिक थे।
इसमें उनको एक ही प्लॉट का मालिक बताया गया, उनका एक प्लॉट दूसरे के नाम पे कर दिया गया है। ये मिसाल है। ऐसे कई लोग हैं जो 30 साल 25 साल 40 साल से सोसाइटी के मेंबर है, लेकिन उनके नाम नहीं है इसके अंदर। लोग जब मेरे पास इंक्वायरी के लिए आ रहे थे, मुझे पता चल रहा है, लोग बता रहे हैं कि मेरा प्लॉट 1994 से हम मेंबर है सोसाइटी के, हमारे पास अलॉटमेंट लेटर भी है, सर्टिफिकेट भी है, लेकिन लीज में नाम नहीं है। कई ऐसे मेंबरान हैं जो इनका इंतकाल होकर, जिनको गुजर के 10-10 साल 15-15 साल 20-20 साल हो गए, उनके नाम पे प्लॉट अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसे कई, इसमें कम से कम 50 से 60 ऐसे अफराद के नाम है जो इनका इंतकाल हो चुका है, या उनको वो प्लॉट बेचकर उनको 10-10 12-12 साल हो गए, अभी तक उनके दूसरों के नाम पे जो खरीदार है उनके नाम प्लॉट ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऐसी बेशुमार गलतियां इसके अंदर है। जी सर, जो लोग गुजर गए इनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है, तो इस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, हम वो जो मेंबरान जिनके नाम, जो मरहूमीन के नाम वोटर लिस्ट में है, हम इसको उनके वारिसीन से मुलाकात करेंगे या उनको अपने पास बुलाएंगे, खतो किताबत करेंगे, उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये मसला उनके ताउन से, उनकी मदद से हल हो। ये उनकी मदद के बगैर हल नहीं हो सकता है और ये हल होना बहुत ज़रूरी है और हम अपने कामों में इसको फ़ौक़ियत देंगे। सर, आपको वकील की ज़रूरत क्यों है सोसाइटी के कामों के लिए? एक ऐसा है, कानून दिन ब दिन बदलते रहते हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट के बारे में हमारी हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरान में शायद ही 2-3 मेंबर होंगे जिनको मालूमात होगी, बाकी लोगों को मालूमात ही नहीं है। मालूमात नहीं होने की वजह से लोग अपना हक अदा नहीं कर सक रहे, अपना फर्ज अदा नहीं कर सक रहे। तो वकील की इसलिए जरूरत है कि जब नए कानून आएंगे, चेंजेस आएंगे, तब्दीली आएंगी उसके अंदर, तो वकील ही बता सकेगा हमारे को, इसलिए हमको वकील मुकर्रर करना जरूरी है। सर, आपकी सोसाइटी के 100 से ज्यादा प्लॉट्स ग्रीन जोन में जा चुके हैं सर, तो उन पे आप क्या करेंगे? नहीं, ग्रीन जोन के ताल्लुक से जो कानूनी लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे। इसमें हम इजाफे के तौर पर एक नया काम ये करेंगे कि हमारे जो आरिफ कोऑपरेटिव होम सोसाइटी के जो 100 प्लाट करीब करीब ग्रीन जोन में गए हैं, हम उन तमाम 100 प्लाट के जो जो वकील जो उसके लिए केस लड़ेगा अदालत के अंदर, उसकी फीस, वकील की फीस हम सोसाइटी के अकाउंट से अदा करेंगे, पूरे 100 प्लाट ऑनर की फीस। जी। और सर, सोसाइटी में अभी जो तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके ताल्लुक से आपके पास क्या प्लान है? हमारे पास तो प्लान ये है कि जो तलबा यूपीएससी करना चाहते हैं, एमपीएससी करना चाहते हैं या और दीगर तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो हम इनकी रहनुमाई के लिए कैंप भी मुकर्रर करेंगे, माहिरीन से राय मशवरे भी लेंगे और अगर कुछ तलबा इसमें ज़रूरतमंद है तो उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जी सर, मैनिफेस्टो में आपने साइकिल इनाम देने की बात कही है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? देखिए, हमारे पास के जो तलबा बच्चे हैं छोटे, ख़ास तौर से 5, 7, 8, 10 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, ये अक्सर खेलते रहते हैं या मोबाइल में बिजी रहते हैं। इनको हम नमाज, इबादत, कुरान की तरफ राग़िब करने के लिए इनको हम ये इनामत देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तलबा हमारे इस इनाम की वजह से मस्जिद में आए, नमाज अदा करें और ये जब मस्जिद में आएंगे, नमाज अदा करेंगे, तो हम उन तलबा को मस्जिद के जिम्मेदारों के मशवरे से उनको हम साइकिल इनाम, कम से कम 5 तलबा को हम साइकिल इनाम देंगे हर साल, ताकि उनका जज्बा नमाज की तरफ आए, फिर से उनका ध्यान नमाज की तरफ हो। ऐसा बेशुमार लोग जगह चल रहा है, उससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। बेशुमार बच्चे नमाज की तरफ आ रहे हैं गैर जरूरी काम छोड़कर। सर, आपके मैनिफेस्टो में और एक बात कही जा रही है, जो कि फैजान मस्जिद पर सोलर पैनल लगाने की बात की जा रही है, इसका खर्च कौन बर्दाश्त करेगा? ये फैजान मस्जिद कॉलोनी की बल्कि एक बड़ी मस्जिद है, शहर की बड़ी मस्जिदों में इसका शुमार होता है। जी, यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते हैं, इज्तिमा भी होते हैं, ये मस्जिद का खर्च भी बहुत ज़्यादा है और फैजान मस्जिद के पास इतने असबाब नहीं है कि वो इसका खर्च उठा सके, जिसमें सबसे बड़ा खर्च जो आता है वो बिजली का आता है। तो सोसाइटी फैजान मस्जिद के ऊपर, छत के ऊपर 6 किलोवाट का सोलर पैनल फिट करेगी और उसका तमाम खर्च आरिफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से उठाया जाएगा। ये आपका वादा है? अगर आपका ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसमें जितनी भी चीजें हमने दिए हैं जो आपको आगे भी पता चलेगी, वो इंशाल्लाह हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। सर, सोसाइटी में कई काम किए जाते हैं, इन कामों के करने के लिए आप किसका मशवरा लेंगे? ये सोसाइटी के अंदर कई मेम्बरान हैं, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, तालीम याफ्ता भी है, डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी है। जैसा मसलन हमारे पास मोहतरम बशीर अरब साहब है, डॉक्टर सदरुल हसन मदनी साहब है जो मुफस्सिर कुरान भी है, डॉक्टर शिराज बेग है जो डीन ऑफ मेडिकल कॉलेज है, एफआर शेख चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है हमारी सोसाइटी के अंदर, कर्नल शेख असरार भी है हमारी सोसाइटी में,
खालिद अरब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के डिप्टी डायरेक्टर हैं। ख्वाजा अमीनुद्दीन जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। तालीम और सेहत के मैदान में समाजी खिदमत अंजाम देने वाले वसीउद्दीन सिद्दीकी है। एडवोकेट निसार अहमद खान है जो औकाफ के माहिर है। कैटरिंग के माहिर हमारे पास मशहूर नान खलिया बनाने वाले जब्बार खान है, फैयाज खान है। इन तमाम लोगों से हम वक्त जरूरत मशवरा लेकर काम करेंगे। सर आपके पास 4 से 5 ओपन प्लेसेस है, इनका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? ये ओपन प्लेसेस, ओपन स्पेस जो है हमारे, ये इनका इस्तेमाल तो सोसाइटी के जिम्मेदारान या सोसाइटी में रहने वाले अफराद ही कर सकते हैं। ये जब तक इस मामले में आगे ना बढ़े, 2-4 लोग मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इनका भी आगे आना बहुत जरूरी है। ये जब आगे आएंगे तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर हम कारपोरेशन के सामने का जो हमारा स्कूल है, तो स्कूल कारपोरेशन के स्कूल के सामने की जो हमारा ग्राउंड है बहुत बड़ा, वहां पर हम हमारे कॉलोनी के बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए रागिब करेंगे। और फुटबॉल खेलने के लिए एक माहिर की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारे कॉलोनी के अंदर एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी है रऊफ खान, जिसने नेशनल लेवल के ऊपर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। हम उससे मदद लेंगे कि भाई हमारे कॉलोनी के बच्चों को फुटबॉल खेलने के लिए ट्रेनिंग दे। इसके अलावा हमारे पड़ोस में इकबाल सिद्दीकी जैसी शख्सियत रहती है, मशहूर मारूफ, जो इंडियन क्रिकेट टीम के हिस्सा रहे हैं। क्रिकेट टेस्ट टीम में उन्होंने हिस्सा लिया है, टेस्ट क्रिकेट खेले हैं। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमारे बच्चों को, जो क्रिकेट खेलने के शौकीन, जो क्रिकेट खेलने में अपना नाम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारे बच्चों की मदद करें। सर आरिफ कॉलोनी में ज्यादातर आला तालीम याफ्ता लोग रहते हैं, अगर इनके बच्चे अब्रॉड में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो इनके लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, हमारे पास सोसाइटी के अंदर नबीउल हसन सिद्दीकी साहब बोल के एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ होराइजन ओवरसीज कंसल्टेंसी के। इनके पास हिंदुस्तान के बाहर बैरूनी ममालिक में, जिसमें आता है अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, दुबई है, सऊदी अरबिया है, ये इनकी जो ये ममालिक में जो यूनिवर्सिटीज़ है जो बच्चों को तालीम देती है, स्कॉलरशिप देती है, ये नबीउल हसन सिद्दीकी का जो इदारा है जिसके ये डायरेक्टर है, इससे उनके माहिदे हुए हैं। और लगभग सैकड़ों यूनिवर्सिटी से उनके माहिदे हुए, जो आरिफ कॉलोनी के बच्चे, आरिफ कॉलोनी के मेम्बरान के बच्चे जो आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप के ऊपर ये इन ममालिक की यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, नबील हसन सिद्दीकी के साथ हम यहाँ पर मुशावरत करेंगे और आरिफ कॉलोनी में ही हमारे बच्चों की रहनुमाई करने की हम कोशिश करेंगे, जो बैरूनी मुल्क तालीम हासिल करने जाना चाहते हैं। सर जो स्टूडेंट 7th 8th 9th के हैं, इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, तो ऐसे तलबा के लिए आप क्या सरगर्मी अंजाम देंगे? इसके लिए तो हमारे पास, देखिए, हमारे पास सोसाइटी के अंदर मसीउद्दीन सिद्दीकी है, जो हमेशा जनरल नॉलेज के मुकाबले सेहत, इन्वायरमेंट के ताल्लुक से बड़े प्रोग्राम लेते रहते हैं। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे बच्चे जो 7, 8, 9, 10 में हैं अभी, और वो मुखालफा जाती इम्तिहान की तैयारी करना चाहते हैं और इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके तजुर्बात से हम फ़ायदा उठाया जाएगा। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि सोसाइटी के बच्चों की वो हेल्प भी करे, मदद भी करे, और हम उनका साथ देंगे। सर ये जो तालीमी सरगर्मियों का जिक्र आप कर रहे हैं, इन सब में आपका हिस्सा क्या रहेगा? देखिए, आप जानते हैं, यहाँ के लोग भी जानते हैं, मैं एक इदारा चलाता हूँ काविश फाउंडेशन के नाम से, जो औरंगाबाद में ही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे मुल्क में मशहूर है, और ये गुज़िश्ता 15 साल से चल रहा है। इसी इदारे के तहत मेरे बेटे ने भी तालीम हासिल की। इसी इदारे से अंसार अपने सलमान शेख ने भी तालीम हासिल की। ये दोनों यहाँ से तालीम हासिल करके यूपीएससी एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है और आज बड़े ओहदों के ऊपर मौजूद है। ये हम जो बच्चे, आरिफ कॉलोनी के मेम्बरान के बच्चे जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, एमपीएससी करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन के एग्जाम देना चाहते हैं, रेलवे के एग्जाम देना चाहते हैं, बैंकिंग के एग्जाम देना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम देना चाहते हैं, ऐसे तमाम बच्चे वो हमसे रुजू होते हैं अगर, तो हम उनको ना सिर्फ रहनुमाई करेंगे बल्कि उनको भरपूर स्कॉलरशिप देकर काविश फाउंडेशन के तहत बड़े पैमाने पर उनकी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास रहनुमाई करने के लिए तमाम सोर्सेज मौजूद है। इससे कॉलोनी को और उसके तलबा को बेपनाह फायदा होगा और हम ये देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सर अगला सवाल, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट 1960 क्या है? कोऑपरेटिव हाउसिंग एक्ट 1960, ये आरिफ कोऑपरेटिव प्लॉट हाउसिंग सोसाइटी इसमें रजिस्टर है ये एक्ट के तहत, और ये एक्ट जो है 1960 में पार्लियामेंट ने पास किया हुआ एक्ट है। इसके तहत तमाम प्लाट की, जमीनों की, आरिफ कॉलोनी की, आरिफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की तमाम खरीदो फरोख्त के इख्तियारात सोसाइटी को हासिल है। ये कानून है।
ये कानून के तहत पूरे इख्तियार सोसाइटी को हासिल है। ये एक्ट 1960 में बना था, पार्लियामेंट में पास हुआ था और इसकी एक बड़ी अहमियत है का सोसाइटी इसके तहत रजिस्टर होने से उसको बहुत पावर है हासिल है इससे। जी सर, ये जो आपकी सोसाइटी में डबल खर्च है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी है, रजिस्ट्री भी है, ये खर्च क्यों है सर डबल? देखिए, अब ये तो रजिस्ट्री करने वाले लोग समझ सकते हैं वो किस खौफ से रजिस्ट्री कर रहे हैं, क्या डर है उनको, जबकि ये आरएफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड है और एक बाइख्तियार इदारा है। इसके अलॉटमेंट लेटर और शेयर सर्टिफिकेट से आपको बिल्डिंग परमिशन मिलती है, आपको लोन मिलता है, आप बहुत मामूली खर्च के ऊपर चंद घंटों के अंदर ही आपका प्लॉट ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को भी, और वो ट्रांसफर की फीस सोसाइटी में रहती है, उससे सोसाइटी को मुस्तकबिल में फायदा होता है। ये लोग जो रजिस्ट्री कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो आरएफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट 1960 का मुताला करें, स्टडी करें, माहिरीन से पूछे कि ये क्या है, ये रजिस्ट्री करने जो जा रहे हैं तो ये किस कानून के तहत रजिस्ट्री कर रहे हैं, कौन से बिल के तहत रजिस्ट्री कर रहे हैं, कौन सा जीआर इन्होंने देखा है। हमारी नजर से तो ऐसा कोई जीआर बिल और कानून नहीं पास हुआ है कि आपको रजिस्ट्री भी करना पड़े और वहां भी 60,000, 80,000, 1 लाख रुपया खर्च करे और सोसाइटी के ट्रांसफर में भी दे। ये शायद सिर्फ यही हो रहा है, यही हो रहा है। और प्लॉट ट्रांसफर करने वालों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि पहली कानूनी हैसियत आरएफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को हासिल है, इसलिए उन वो ट्रांसफर जब प्लॉट रजिस्टर करते हैं तो पहले उसकी स्टडी कर लीजिए कि रजिस्ट्री सही है या रजिस्ट्री कुछ फायदा भी हो सकता है कि नहीं उनको मुस्तकबिल में। ये बड़ी गौर करने की बात है उनके लिए। सर, आपके मैनिफेस्टो में आप जो बातें कर रहे हैं, साइकिल, लैपटॉप, सोलार पैनल, इन सब खर्चों को आप कैसा पूरा करेंगे? देखिए, आरएफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास आमदनी के जरिए है, जिसमें नंबर 1 के ऊपर जरिया आता है आरएफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट ट्रांसफर की फीस। ये मेरे पास ऐसे कम से कम 12 से 15 मेरे पास है, 10 से 12 इनके पास है, 8 से 10 इनके पास है। ये हमारे डायरेक्टर्स की जो माहाना मीटिंग होती है, ये उस मीटिंग के अंदर इसमें पॉइंट्स रहते हैं, ये टॉपिक के ऊपर आपको चर्चा करना है जी। और ये हर मीटिंग के अंदर एक पॉइंट, दूसरे पॉइंट तो रहते हैं लेकिन एक पॉइंट बहुत कॉमन रहता है, वो पॉइंट रहता है प्लॉट हस्तांतरण करने बाबत, यानी प्लॉट का ट्रांसफर करना। इसका मतलब हर महीने प्लॉट ट्रांसफर होते हैं, 1 होता, 2 होता, 3 भी होते हैं, तो साल में कम से कम 15 से 20 प्लॉट ट्रांसफर होते हैं। अगर हम 20 प्लॉट ट्रांसफर होना मान ले, 50,000 रुपये फीस मुकर्रर है इसकी, तो कितने पैसे में 10 लाख रुपए हर साल जमा होते हैं हमारे पास ट्रांसफर के, है ना जी। और हमारे पास जो कारपोरेशन के सामने जो ग्राउंड है इतना बड़ा, जहां हमने फुटबॉल और क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए हम हमारे हाउसिंग सोसाइटी के बच्चों को जो है तो वहां पर ले जाने की, उनको वहां प्रैक्टिस देने की कोशिश करेंगे, तो वो ग्राउंड, वहां पर एक स्कूल है, उसका हॉल भी है, वो हॉल और वो ग्राउंड को हम किराए पे देकर तकारीब के लिए, उससे भी बहुत अच्छा खासा मुनाफा आमदनी हो सकती है हमारे को। तो इस तरह कुल मिलाकर आरएफ कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी के पास वो ग्राउंड से स्कूल के जो हॉल है, जो शादी वगैरह के लिए किराए पे दिया जाता है, ये हम देंगे उसको मुस्तकबिल में, और ये ट्रांसफर, ऐसे कुल मिला के हमारे पास 10 से 12 लाख साल को आमदनी होना बहुत आसान है। इस तरह 5 साल में 60 से 65 लाख रुपए हम कमा सकते हैं मुस्तकबिल में। वो तमाम पैसों से हम ये अखराजात पूरे करेंगे, किसी से हम लेंगे नहीं इसके लिए, क्योंकि सोसाइटी के आमदनी जो होती है, सोसाइटी के हर मेंबर के ऊपर उसका हक है। जो जो जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट लेटर है, वो पूरी आमदनी में हिस्सेदार है। एक मेंबर चाहे उसका प्लॉट छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, ये सोसाइटी की ट्रांसफर से, ग्राउंड की फीस से, शादी हाल के खाने से फीस से जो पैसे जमा होंगे वो हम एक नंबर में लेंगे, चेक से लेंगे। ये कम से कम 12 लाख, 10 लाख, 12 लाख हर महीने, हर साल को जमा होंगे हमारे पास। 5 साल में हमारे पास 60-70 लाख रुपए जमा होना नामुमकिन नहीं है। और जब इतने जमा होंगे तो सारे अखराजात हम उससे करेंगे, पर सोलर सिस्टम हो, साइकिलें हो, लैपटॉप हो, सब हम उसमें देंगे। सोसाइटी के मेंबर के ऊपर कोई बार नहीं रहेगा और ये नेक काम रहेगा, सोसाइटी की आमदनी सोसाइटी के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होगी। सर, 45 साल गुजर चुके हैं, आपके आरिफ कॉलोनी में स्कूल के लिए जगह मख्तस है, मगर अभी तक स्कूल कायम नहीं हो पाया है। इस सिलसिले में तो मैं हमारे नौजवानों से, मेंबरान से, बुजुर्गों से एक गुजारिश करूंगा। ये हमारे नाम के ऊपर एक अजीब सा धब्बा है कि हमारे पास इतनी बड़ी जमीन पड़ी है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सके। तो मेरी यहाँ पर रहने वाले तमाम मेंबरान से गुजारिश है, कोई इसको सियासत का इसको मौजू ना बनाए, इसको कोई सियासत का हिस्सा ना बनाए।
इलेक्शन का रिजल्ट चाहे जो आए, जो जीते जो हारे, लेकिन ये काम करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक मखसूस कमेटी तश्कील दे माहिरीन की। वो कमेटी और लोगों से मशवरा करे और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक स्कूल या एक दरसगाह कायम करे, जहाँ पर हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करें। और ये काम करने के लिए हम सोसाइटी के तमाम इख्तलाफात को, हमारे इख्तलाफात को दूर रखकर सोसाइटी के मेम्बरान से, नौजवानों से खुसूसन मदद की अपील करते हैं कि वो आगे बढ़े, इस काम में हिस्सा ले और इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाए। ये काम अगर हम आज शुरू करते हैं तो आने वाले 10-12 साल में हम यहाँ पर इमारत भी कायम कर सकते हैं, उसके बाद तालीम का सिलसिला भी शुरू कर सकते हैं। कॉलोनी के बच्चे बहुत ही कम फीस में, बहुत ही कम खर्च में इसी स्कूल से आला तालीम हासिल करेंगे। ये कोई छोटा प्लान नहीं है, ये बड़ा लंबा प्लान है। इसके लिए काफ़ी वक्त भी लगेगा, सरमाया भी लगेगा, महारत भी लगेगी और एक माहिर टीम भी लगेगी। लेकिन ये सोसाइटी के मेम्बरान से, यहाँ के नौजवानों की मदद से और बुजुर्गों की मदद से ही तकमील को पहुंच सकता है और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि इस काम में हमारा साथ दें। सर, आप वोटर से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम अपील करने के लिए हमारे पास तो एक ही चीज़ है कि भाई गौर कीजिए, जो हमारा ये हमने जो मैनिफेस्टो आपके सामने रखा है, आप इसको वीडियो की शक्ल में भी देखेंगे, आप इसको हमारे पम्फलेट की शक्ल में भी देखेंगे मुस्तकबिल में। हमारी उनसे एक ही गुजारिश है, अगर वो तफसील से ये मैनिफेस्टो पढ़े, इसके ऊपर गौर करे, नज़र डाले, तो अमानत पैनल जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए फलाह व बहबूद का काम करने वाला है। हमारे मेम्बरान के कैरेक्टर आपके सामने हैं। हम साफ व शफाफ किरदार के मालिक हैं। हम गैर अखलाकी काम नहीं करते। हमारे ऊपर न किसी किस्म का गैर अखलाकी किस्म का इल्ज़ाम है और न कोई हमारे ऊपर कोई केस दर्ज है गैर कानूनी काम करने का। इसलिए लोग हमको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये हमारे किरदार से वाकिफ़ है। हम यहाँ पर लगभग, मैं 28 साल से रहता हूँ, ये लगभग ये सब 20-25 साल से, हमारे पैनल के जितने मेम्बरान हैं वो 15-20 साल से कॉलोनी में रहते हैं, इससे ज़्यादा से रहते हैं। इनको तमाम लोग जानते हैं, इनसे मिलना जुलना है। ये सब होने के बावजूद अगर ये स्कूल कायम नहीं हो सका, लोग हमारी मदद नहीं कर सके, तो ये हमारे लिए बड़ी एक अजीब सी उसकी बात है, शर्मिंदगी की बात है। तो हम चाहेंगे कि ये जो लोग हैं ये हमारी मदद करें, हमारे साथ दें। हम मुस्तकबिल में जो काम करना चाहते हैं वो आगे बढ़े, हमारी मदद करे और हमारा साथ दे, हमें वोट दे। हम अगर कामयाब होते हैं तो मुंदरजे बाला जितने भी हमने वादे किए हैं इंशाल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। हमारी ये अखलाकी जिम्मेदारी रहेंगी और हमारे पास उस कामों को अंजाम देने के लिए इंशाल्लाह काफी पैसा भी रहेगा, जो सोसाइटी की जरिए ही पैदा होगा। सर, जाते जाते एक बार वोटर की याद दहानी के लिए डेट और वोटिंग का टाइमिंग बता दीजिए। देखिए, वोटिंग के लिए डेट तो है 22 फरवरी सैटरडे को, शनिचर को। इसका टाइम है सवेरे 8 से 2 बजे के दरमियान में। और ये पोलिंग स्टेशन जो है, पोलिंग बूथ जो है, ये कारपोरेशन का स्कूल जो है आरिफ कॉलोनी के ओपन स्पेस के पास, उसके उसी के अंदर ये पोलिंग होगी। और यहाँ पर आपको आके जल्द से जल्द आते वक्त आपको खास तौर से अपना आधार कार्ड लाना ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड चेक होगा। आधार कार्ड चेक होने के बाद भी वोट डालना को लिस्ट में नाम चेक होगा, उसके बाद ही वोटर आप वोट दे सकेंगे। पुलिस का इंतजाम रहेगा, बोगस वोटिंग के कोई चांसेस नहीं है। बोगस वोटिंग करने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। ये पुलिस का इंतजाम डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है। उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम यहाँ पर लेडीज पुलिस कांस्टेबल भी रखेंगे और उसके साथ मर्द भी रहेगा। वो बाज़ाब्ता आधार कार्ड चेक करेंगे, लिस्ट में नाम चेक किया जाएगा, उसके बाद ही वो वोट दे सकेंगे। जी सर, न्यूज़ वन औरंगाबाद को आपने आपका कीमती वक्त दिया, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून और मशकूर है।